जाइए नेटवर्क आने दो। हाय फ्रेंड्स एंड हमारे स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आगे की स्टडी करते हैं, फिर उसी विज्ञान भौतिक विज्ञान का लेसन 3 में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कल जो टॉपिक पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा समय के लिए डिस्कस करेंगे, है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कल आप लोगों को शायद बताया गया कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होती है, उससे पहले बताया गया था नेत्र के तीनों दोष के बारे में, है ना। और तीनों दोष के बारे में हम शॉर्टकट तरीका से डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे नेत्र में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। आपके बुक के माध्यम से 3 दोषों को जो है ना, अध्ययन किया गया है। वैसे और भी दोषें होती है ना। तो 3 दोषों में बताया गया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, है ना। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में क्या जाना कि जब कोई व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। साफ साफ नहीं दिखाई देने का मतलब होता है धुंधलित दिखाई देना। किसी वस्तु को जब आप देखेंगे तो धुंधला, है ना, धुंधलापन दिखाई देगा और नजदीक वाला आपको ठीक दिखाई देगा। तो जब नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर वाला नहीं क्लियर दिखाई देता है, तो ऐसे स्थिति में क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अब निकट दृष्टि दोष के लिए दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखा जाता है। याद रखिएगा, उल्टा जब निकट कहेगा तो दूर वाला नहीं दिखेगा, उल्टा हो रहा है ना। जबकि निकट दृष्टि दोष निकट वाला नहीं दिखना चाहिए ना, लेकिन उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर वाला वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है, और उसका उल्टा आएगा दूर दृष्टि दोष में, तो नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है और दूर वाला दिख जाएगा। उल्टा रिलेशन होगा, ध्यान रखिएगा। फिर आपको बताया गया था कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चिकित्सक के द्वारा अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। कौन सा लेंस का, यानी कि आप कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस की आवश्यकता होती है, अवतल लेंस की। किस लेंस की, अवतल लेंस की। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस की आवश्यकता होती है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस। और एक तीसरा बताया गया था जो कि लगभग वृद्धा अवस्था में होती है, जरा दूरदर्शिता नामक दोष होता है ना। तो जरा दूरदर्शिता जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर का सलाह के अनुसार कौन सा लेंस का चश्मा दिया जाता है बाबू, वाइड फोकल लेंस। वाइड फोकल लेंस, या उसको दूसरा नाम से जानते हैं द्विफोकल लेंस। द्विफोकल लेंस, द्विफोकल लेंस का मतलब होता है उस लेंस वाले चश्मा में 2 प्रकार का लेंस लगा हो। कितनी प्रकार का, 2 प्रकार का लेंस लगा होता है। क्योंकि जरा दूरदर्शिता नामक बीमारी जो होती है ना, उसमें दूर और नजदीक, दूर और निकट की वस्तु दोनों ही साफ साफ दिखाई नहीं देते। यानी दूर की शक्ति और निकट की शक्ति दोनों जो क्या होते खो देते हैं पेशेंट। इसलिए उसे सही रहने के लिए, समुचित रूप से देखने के लिए उसे 2 तरह का लेंस की आवश्यकता होती है, दूर देखने के लिए, एक नजदीक देखने के लिए। तो दूर की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है और नजदीक की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए दोनों लेंस, यानी जो गोलाकार पार्ट्स होती है ऑप्टिकल का, है ना, गोलाकार पार्ट जो होती है ऑप्टिकल का, इस तरह से जो पार्ट्स होती है उसमें हाफ ऊपर और नीचे इस तरह से रहता है। नीचे जो रहता है उत्तल लेंस रहता है और ऊपर जो रहता है अवतल लेंस रहता है। ऊपर वाले पार्ट से दूर देखा जाता है और नीचे वाला पार्ट से नजदीक का वस्तु को देखा जाता है, ठीक है। तो जिनको भी अगर जरा दूरदर्शिता नामक दोष है वो द्विफोकल लेंस के माध्यम से सही कर सकते हैं। तो तीनों का निवारण और दोष के बारे में जान गए। उसके बाद बताया गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण।
तो बताया गया था कि जब प्रकाश की किरण आगे निकलती है तो उसका रंग जो होता है, जब ये निकली तो निकलने के बाद प्रिज्म पर पड़ती है। ये है क्या? ये 5 सतहों से घिरा हुआ कांच का एक आकृति है, इसे प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म में 5 सतह होती है। इस सूर्य का किरण निकलकर जब प्रिज्म पर पड़ती है ना, तो इसका रंग जो होती है श्वेत होती है ना। सूर्य का किरण का जो रियल रंग होता है श्वेत होता है, और श्वेत प्रकाश जब आगे बढ़कर ये कांच की सिल्ली पर पड़ती है, जो प्रिज्म पर पड़ती है, प्रिज्म से टकराती है, तो यहां से आने के बाद, इसका सतह से टकराने के बाद प्रकाश आगे ही भागती है। आगे भागने के उपरांत इस तरह से इससे 7 रंग का किरण निकल जाती है। कितना रंग का? 7 रंग का किरण निकल जाती है ना। ये सूर्य के प्रकाश से एक किरण प्रिज्म से बाहर निकलती है तो 7 किरणों के रूप में, अर्थात 7 रंगों में बटकर निकलती है। इसके बारे में बताया गया था 3, 6 ज्यादा हो रहा है ना। बे, जा, नी, पी, ना, ला। बैजानी पिनाला है ना। सूर्य की किरणें एक श्वेत प्रकाश निकलती है और प्रिज्म से टकराकर आगे बढ़ती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यही संपूर्ण घटना जो कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश की श्वेत किरण प्रिज्म से टकराकर आगे की ओर बढ़ती है तो वह किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन रंग होता है ये लिख दिए। बैजानी पिनाला एक शब्द दिए था आप लोग को, और अंग्रेजी में इसी को विमजियो कहा जाता है। इसी घटना पे आधारित एक और है, अच्छा कल का टॉपिक में बताया भी गया था, उसमें जो 7 रंग होता है, 7 रंग का जो है गति जो होती है तरंगदैर्घ्य के अनुदिन होता है। यानी सभी रंगों में एक तरंगदैर्घ्य होती है ना। तो तरंगदैर्घ्य जो होती है उसमें बताया गया था कि बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य होती है और एक लाल, सबसे एक साइड का लाल होता है, एक साइड का बैगनी होती है। तो बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य होता है लगभग 400 से 440 के बीच होता है, और लाल का जो होता है 620 से लेकर 700 के आसपास होता है ना। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है बैगनी की अपेक्षा, और बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। इसी के विपरीत बताया गया था, बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम है तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है प्रकीर्णन अधिक होता है। क्या होता है? जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल का प्रकीर्णन सबसे कम, बैगनी का सबसे ज्यादा। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ये सब सारी चीजों को आप रिपीट करा दिए हैं, याद कर लेंगे। इसी वर्ण विक्षेपण पर आधारित एक घटना है, इसको कहा जाता है इंद्रधनुष। क्या कहा जाता है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है इसके बारे में आज जानेंगे। देखिए आपका बुक में जो लिखा हुआ है पहले उसको आप स्टडी कर सकते हैं, हम उसके बाद समझाएंगे। कह रहा है ना छोटू, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जोरों की बारिश हुई, और बहुत जोरों की बारिश थोड़ी देर होने के बाद जब बारिश रुक जाती है तो अचानक आकाश में सूर्य की किरणें दिखाई देने लगती है, अर्थात धूप उग जाती है, और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इसे ही इस रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहा जाता है। कहा जा रहा है कि जब कभी तेज वर्षा होती है
और वर्षा के उपरांत अगर तेज धूप निकल जाती है तो उस स्थिति में कभी कभी आकस्मिक घटना जब होती है इस रूप में कि सूर्य के तरफ पीठ करना। अगर इस तरफ सूर्य है तो सूर्य की तरफ पीठ इस तरह से खड़ा हो जाएगी और उसकी विपरीत साइड में आकाश में देखिएगा, है ना। तो देखिए आकाश में इस तरह का आकृति दिखाई देगी। कहने का मतलब है इस तरह से अर्धचंद्राकार अर्धवृत्ताकार रूप में एक दो तीन चार पाँच छः इस तरह का, है ना। इस तरह का जो है पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो जब इस तरह से सूर्य की विपरीत दिशाओं में हम देखेंगे तो आकाश में इस तरह का आकृति दिखाई देंगे। इसी को कहा जाता है इंद्रधनुष। और ये जो आकृति देख रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह से कॉलम बना हुआ है, ये आपका पट्टी रंग का है। ये कुछ और, ये कुछ इस तरह से जो होता है बैनी पीना बैजा होता है, माइंड से चल गया था। बैजानी पिनाला, है ना, बैजानी पिनाला। इसी रूप में रंग क्रम का रूप में पट्टी होती है, बैगनी का, जामुनी का, नीला का, इस तरह से, है ना, 7 रंग का पट्टी नजर आएगी। तो जब वर्षा समाप्त होती है तो आकाश में जब सूर्य निकलती है तो सूर्य की विपरीत दिशाओं में ये जो है रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे ही इंद्रधनुष कहा जाता है। अब ये बनते कैसे? अभी आपको दिखाया गया था कि एक पृथ्वी से जब ये श्वेत प्रकाश गुजरती है तो 7 रंग का पट्टी में विभक्त हो जाती है, बताया गया था ना। बस सेम प्रक्रिया यहाँ है कि कभी कभी जब वर्षा बहुत तेज होती है और आंधी साथ लाती है तो वर्षा की बूंदें जब नीचे आती है तो वर्षा के उपरांत वर्षा की कुछ बूंदें सामूहिक होकर एकत्रित होकर हवाओं के माध्यम से यानी आकाश में हवा के द्वारा लटक जाती है, यानी हवा में वो तैरती हो रह जाती है, नीचे वो गिर नहीं पाती। तो जो वर्षा का असंख्य बूंदे एक जगह जो एकत्रित हो जाती है और नीचे नहीं गिर पाती है, हवा में तैरती रह जाती है और उसके उपरांत जब सूर्य की किरणें निकलती है तो सूर्य का किरण जब उस बूंद की सतह से जब टकराएकर आगे की ओर बढ़ती है ना, तो वो आपका एक प्रिज्म की तरह कार्य करती है। जो वर्षा का बूंद असंख्य समूह है उसके पीछे से जब सूर्य का किरण आर पार होती है तो प्रिज्म की तरह ही आगे निकलकर उन 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये आकृति बना जाती है, इसे ही इंद्रधनुष का बनना कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं, हम लिख देते हैं ना, आप लोग नोट करिए। कभी कभी तेज वर्षा के बाद अचानक धूप निकल जाती है। कभी कभी तेज वर्षा के बाद अचानक धूप निकल जाती है और वर्षा की कुछ बूंदे हवा में, वर्षा की कुछ बूंदे हवा में
सामूहिक रूप से लटक जाते हैं, लटक जाते हैं जब इस गुजरती है तब गुजरती है तब प्रिज्म की भांति सात रंगों में, सात रंगों में विभक्त हो जाती है। इस रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहा जाता है। इसे समझिएगा, क्या लिखा हुआ है? कभी कभी तेज वर्षा के बाद अचानक धूप निकल जाती है और वर्षा की कुछ बूंदे हवा में सामूहिक रूप से लटक जाते हैं। लटक जाते मतलब हवा में ही रह जाता है, नीचे नहीं गिर पाती। जब इस समूहित जल बूंदे से, जब इस समूहित जल बूंदे से श्वेत किरण, यानी जो सूर्य का श्वेत किरण है वो गुजरती है, तब वह प्रिज्म की भांति सात रंगों में विभक्त हो जाती है। वो जो श्वेत किरण है सात रंगों में विभक्त हो जाती है और इस रंगीन पट्टी को ही इंद्रधनुष कहा जाता है। जो अर्ध वृत्ताकार होती है, अर्ध वृत्ताकार होती है, आने व आधा वृत्त के समान होती है। इसे लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कहेगा इंद्रधनुष में कौन सा क्रिया के कारण ऐसा होती घटना घटती है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ऐसा होता है। यहाँ हम नोट में लिख देते हैं, इंद्र धनुष की घटना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, है ना? इंद्रधनुष की घटना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होती है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? इस टॉपिक के बाद एक और टॉपिक आया है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन से पहले हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, उसको बारे में आप लोग जाने। अब प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में जाने कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन है क्या होती है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है। प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना। क्या होता है? फैलना, यानी वो फैलने की क्रिया, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैल जाता है ना? तो अब प्रकाश के बारे में तो मालूम वही है, तो प्रकाश का फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो इसमें क्या होती है, प्रकाश जब सूर्य से निकलती है, पहले समझ लीजिए, जब प्रकाश सूर्य से निकलती है तो निकलने के बाद जो किरण निकल जाती है वो आकाश में फैल जाती है और आकाश में असंख्य क्या होती है, धूल कण तैरती हुई रहती है ना? मार्ग जो आपका आकाशीय मार्ग है उसमें नाना प्रकार के धूल कण और गैस के कण तैरते हुए नजर आते हैं। और सूर्य की किरणें अचानक
जब उस कण पर पड़ जाती है, उस कण पर पड़ जाती है, तो कण पर पड़ने के बाद है ना, जब सूर्य का किरण कण पर पड़ती है तो क्या होती है? आपको पहले ही बताया जा चुका है, सूर्य का किरणें जब एक बार स्रोत से निकल जाती है तो कभी रुकती नहीं है, वो मार्ग को बदलते हुए हमेशा निरंतर बढ़ते रह जाती है। तो ये जब यहाँ पे पड़ती है ना, तो इस पर टकराने के बाद छिटक जाती है, छिटकने के बाद चारों दिशाओं में फैलते हुए वापस क्या मतलब वो भागने का प्रयास करता है। यहाँ जब टकराएगा प्रकाश तो टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाती है, यानी छिटक जाती है। तो कुछ किरण छिटक भी जाते हैं और जो कुछ किरण इससे आ रहा था वो इसके कण के अंदर क्या हो जाते हैं? अवशोषित हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। तो यहाँ कह रहा है ना, समझिएगा कि स्रोत से जब प्रकाश की किरण निकलती है और निकलने के बाद जब किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो सूक्ष्म कणों पर पड़ने के बाद वो चारों दिशाओं में छिटक कर फैल जाती है। कुछ भाग यानी किरण के कुछ अंश और कुछ अंश जो है अपने कण में समाहित हो जाते हैं, यानी उस कण में अवशोषित हो जाते हैं। तो सूर्य से निकलने वाली किरण जब किसी कण पर पड़ती है तो उसका कुछ अंश अवशोषित हो जाते हैं और बचे हुए किरण वो चारों दिशाओं में छिटक कर फैल जाती है। यही परिघटना जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है ना जी। अब इसको परिभाषा में समझ लेंगे, जो हम बताए हम तो लिख देते हैं, ठीक है। कह रहा है जब किसी स्रोत से जब किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती है तो जब किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती है तो भिन्न भिन्न प्रकार की सूक्ष्म कणों से टकराती है। टकराने के बाद किरण के कुछ अंश अवशोषित टकराने के बाद कुछ अंश अवशोषित हो जाते तथा शेष किरण चारों ओर फैल जाती है, चारों ओर फैल जाती है। यह परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। यह परिघटना जो होती है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। जब कोई माध्यम से सूर्य का किरण निकलती है, निकलने के बाद सूक्ष्म कणों से टकराती है और टकराने के बाद उसका कुछ जो किरण का अंश होता है उस कण में समाहित हो जाते हैं और बाकी जो बचता है किरण वो चारों दिशाओं में क्या होता है? छिटक कर फैल जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा भैया।
मिटा दे इसको। उसके बाद एक वर्ड आया है कोलाइड। कोलाइड, कोलाइड क्या है ना? क्या लिख देंगे किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे कणों के निलंबन, को कोलाइड कहा जाता है। कोलाइड कहा जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक दूध आपको देखे है ना, दूध आप सभी लोग ने देखे होंगे, और दूध में क्या होती है? दूध में क्या चीज की मात्रा होती है जी? फैट। फैट का मतलब क्या होता है? वसा। दूध में किसकी मात्रा होती है? फैट की। और फैट का मतलब वसा। अंग्रेजी में फैट और हिंदी में वसा करते हैं। तो दूध में जो वसा होती है वो आपको दिखता नहीं है, क्योंकि दूध में क्या होती है? जल भी होती है। क्या होती है? और दूध में आपका वसा भी होता है। समझिएगा, यहाँ दूध में वसा होती है, दूध में जल होती है, लेकिन दूध में वसा की मात्रा अल्प होती है और दूध में जल की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। तो यहां कह सकते हैं कि दूध जो है, दूध कोलाइड है। दूध क्या है? एक प्रकार का कोलाइड है, क्योंकि दूध के जो मिश्रण है उसमें वसा का छोटा छोटा कण, वसा का छोटा छोटा जो कण होता है ना, जल में निलंबित होते हैं, है ना। जो दूध मिश्रण है उसमें कुछ मात्रा जल होता है, कुछ मात्रा वसा होता है। इसकी मात्रा बहुत ज्यादा, इसका मात्रा बहुत कम होता है। अब ये वसा छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं और ये छोटे छोटे कण जल में मिला हुआ होते हैं, निलंबित होती है। तो कह सकते हैं दूध एक प्रकार का कोलाइड है, क्योंकि दूध में छोटे छोटे वसा के कण जलों में निलंबित होते हैं, है ना। अब उसके बाद उसी में एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कुहासा। कुहासा सबके बारे में पता है। कुहासा को और कहते हैं कोहरा, जो ठंड के मौसम में आपको दिखाई देती है धुएं की तरह, है ना। तो कुहासा और कोहरा जो होती है ना जी, ये भी आपका एक प्रकार का कोलाइड होता है। क्यों कोलाइड होता है? क्योंकि इसमें भी दो प्रकार का मिश्रण होता है, दो चीजों का मिश्रण होता है। एक तो आपका जल का मिश्रण होता है, दूसरा आपका हवा का मिश्रण होता है। हवा और जल मिल करके कुहासा तैयार करती है ना। देखते होंगे कुहासा इधर से उधर हवा में, हवा के रूप में तैरती रहती है। तो कुहासा में हवा और जल, तो कुहासा में जो होती है ना, हवा की मात्रा ज्यादा होती है और जल की मात्रा कम होती है। तो कह सकते हैं जल के छोटे छोटे कण, है ना, कुहासा में जल के छोटे छोटे कण जो होते हैं हवा में निलंबित होते हैं, हवा में निलंबित होते हैं। समझ गए? जैसे दूध में वसा होती है, जल होती है, वसा के कण जल में निलंबित होती है, उसी प्रकार के कुहासा में हवा और जल होते हैं, जल के छोटे छोटे कण हवा में निलंबित होती है। तो ये भी आपका कोलाइड है, ये भी आपका कोलाइड है। तो कोलाइड में लिखे थे किसी माध्यम में, माध्यम का मतलब जैसे दूध, कुहासा,
छोटे छोटे कणों को निलंबन होना यानी मिलने को ही क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। अब एक इसमें आया है टॉपिक, इसको आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, पहला दूसरा दो एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, कोलाइड का। अब एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिंडल प्रभाव। क्या है जी, टिंडल प्रभाव क्या है भाई, तो ये भी कोलाइड विलयन से जो है संबंधित है। कह रहा है किसी विलयन में निलंबित कणों से, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जो भी कोलाइडी विलयन होता है ना, कोलाइडी विलयन में बहुत सारे निलंबित कण होते हैं और निलंबित कणों से प्रकाश का भी प्रकीर्णन होती है और जिसे ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। किसी भी कोलाइड, किसी भी कोलाइडी विलयन किसी भी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से, किसी भी कोलाइडी विलयन में, कोई भी कोलाइडी विलयन हो, कुहासा हो चाहे दूध हो चाहे है ना ये धुआं हो, किसी प्रकार का चीज जो है, तो किसी भी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का, किसी भी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है, को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यानी कह सकते हैं जो कोलाइड होता है ना, तो कोलाइड विलयन में जो निलंबित कण होता है, मिला हुआ कण होता है, उससे जो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णन होने के बाद जो प्रभाव आता है उसे ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यानी किसी भी माध्यम का जो कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइडी विलयन में जो निलंबित कण होता है, मिला हुआ छोटे छोटे जो कण होता है, उससे जो है प्रकाश की किरण जब टकराती है और प्रकाश का प्रकीर्णन करता है और प्रकीर्णन के बाद जो प्रभाव होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यानी यहाँ पे एक तरह से समझ सकते हैं ना, जिसे कुहासा है, कोलाइडी विलयन है, तो कुहासा से जब सूर्य का किरण टकराएगा, कुहासा से जब सूर्य किसी भी माध्यम का किरण टकराएगा और टकराने के बाद तो कुहासा में किसे टकराएगा, जो जल का बूंद है, तो कुहासा में जल की बूंदों से जब सूर्य का किरण टकराएगा, उसके साथ जो भी प्रक्रिया हो, जो भी प्रभाव प्रकट होगा, वो प्रकट प्रभाव ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो ठीक है, आज आप लोगों को बताया गया इंद्रधनुष कैसे बनती है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, कोलाइड क्या है, और कोलाइड से जो है प्रकाश का प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव क्या होता है, वो 3 चीजें बताया गया है ना। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, अभी से आप लोग पढ़िएगा और हर एक दिन का पढ़ाया हुआ टॉपिक को हम आने से पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है, यही तरह क्लास। थैंक यू।